धोखा एक ठंडी सर्द रात थी, दिल्ली के एक छोटे से इलाके में। इंस्पेक्टर अरमान को रात के करीब 1 बजे एक कॉल आया। फोन पर महिला की घबराई हुई आवाज थी। उसने बताया कि उसका पति अचानक गायब हो गया है और घर में कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरमान ने तुरंत टीम को तैयार किया और उस पते पर पहुंचा। जगह पर पहुंचते ही अरमान ने देखा कि वह घर बाहर से बेहद शांत था, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाटक चल रहा हो। महिला, जिसका नाम आया था, घबराई हुई उनके पास आई। उसने बताया कि उसका पति समीर उसे धोखा दे रहा था और आज रात उसने समीर को अपने ही घर में रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन जब उसने समीर का सामना किया तो समीर ने उसे जोर से धक्का दिया और गायब हो गया। घर के अंदर एक रहस्यमयी ठंडक थी जो सामान्य सर्दी से अलग महसूस हो रही थी। अरमान ने घर की जांच शुरू की। हर कमरा खाली और रहस्यमय था, पर जैसे ही वे बेसमेंट की ओर बढ़े, काव्या ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसका कहना था कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अरमान ने उसकी बात नहीं मानी और दरवाजा खोला। बेसमेंट में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि वहां दीवार पर खून से कुछ अजीब अजीब निशान बने हुए थे। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी जिस पर जंजीरों के निशान थे। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी काव्या ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, आपको नहीं आना चाहिए था। अरमान पलटा तो देखा कि काव्या के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। अरमान ने पूछा, यह सब क्या है? काव्या ने ठंडी आवाज में कहा, यह बदला है। समीर ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे चोट पहुंचाई और आज मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अरमान को समझ आया कि समीर अब इस दुनिया में नहीं है। वह चौंक कर पूछता है, लेकिन तुमने उसे कहां छुपाया? काव्या ने इशारा किया उस कुर्सी की तरफ। यहीं उसी कुर्सी पर उसका अंत हुआ। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। तभी एक झटके से कमरे की लाइट बंद हो गई। अरमान ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पलटकर देखा और एक छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। अरमान ने तुरंत अपनी टीम को मदद के लिए बुलाया, लेकिन जब वे ऊपर पहुंचे तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सिर्फ काव्या की डरावनी हंसी गूंज रही थी। कुछ घंटों बाद जब पुलिस की दूसरी टीम पहुंची तो बेसमेंट खाली था। अरमान और समीर तीनों गायब थे। दीवारों पर सिर्फ एक संदेश खून से लिखा हुआ था, धोखा कभी माफ नहीं होता। उस दिन के बाद उस घर को कोई खरीदने की हिम्मत नहीं कर सका। कहते हैं वहां अब भी अरमान और समीर की चीखें गूंजती हैं। इंस्पेक्टर अरमान की गुमशुदगी ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। उनके साथी इंस्पेक्टर रोहित ने केस को अपने हाथ में लिया। रोहित अरमान का सबसे अच्छा दोस्त था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अरमान बिना किसी निशान के गायब हो सकता है। घर की जांच रोहित ने उसी रात उस घर का दौरा किया। पुलिस टीम के साथ पहुंचने पर वह महसूस कर सकता था कि घर की हवा भारी थी। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी थी कि यह घर शापित है, लेकिन रोहित को अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उसने पूरे घर को खंगालने का आदेश दिया। जैसे ही टीम ने बेसमेंट में कदम रखा, वहां का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर खून के निशान अब और ज्यादा डरावने लग रहे थे। एक कोने में उन्हें एक पुरानी फाइल मिली जो समीर की थी। उसमें समीर के कई गहरे राज छिपे थे। फाइल के अनुसार समीर एक मशहूर बिजनेसमैन था, लेकिन उसका असली धंधा अवैध गतिविधियों में था। उसने कई लोगों को धोखा दिया था, उनकी संपत्तियां छीन ली थी और जो उसके खिलाफ खड़े होते थे उन्हें खत्म कर दिया जाता था। फाइल में काव्या की भी जानकारी थी। वह समीर की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। समीर ने काव्या की बहन को धोखे से मार दिया था और काव्या ने बदला लेने के लिए समीर से शादी की योजना बनाई थी। अचानक कुछ अजीब। जैसे ही रोहित ने फाइल पढ़ी, टीम के एक सदस्य ने कहा, सर, यहां किसी के चलने की आवाज आ रही है। रोहित ने तुरंत टीम को अलर्ट किया। तभी लाइटें झपकने लगी और बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बेसमेंट में अंधेरा छा गया। रोहित ने टॉर्च निकाली और चारों तरफ देखने लगा। तभी एक कोने से अरमान की आवाज सुनाई दी, रोहित, बचाओ। रोहित ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहां अरमान जंजीरों से बंधा हुआ था। वह कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। रोहित उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक अजीब सी छाया उसके सामने आई। वह छाया हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। छाया ने रोहित से कहा, तुम भी समीर की तरह यहां आकर फंस गए हो। यह घर मेरा है। जिसने भी धोखा दिया वह इस घर में हमेशा के लिए कैद हो जाता है।
रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? छाया ने ठंडी आवाज में कहा, मैं काव्या हूं। मैंने अपने बदले के लिए अपनी आत्मा को त्याग दिया है। अब यह घर मेरी दुनिया है। कोई भी जिसने धोखा दिया या दिया गया, वह यहां से बच नहीं सकता। रोहित की चालाकी। रोहित ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए छाया से बात की। उसने कहा, काव्या, तुमने समीर को मारकर बदला ले लिया, अब अरमान को छोड़ दो। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। काव्या की छाया हंसी और बोली, यह इतना आसान नहीं है। यह घर अब एक अभिशाप है। जो एक बार अंदर आया वह बाहर नहीं जा सकता। रोहित ने अपनी जेब से एक छोटा आईना निकाला जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। उन्होंने कहा था कि यह आईना बुरी आत्माओं को उनके असली रूप में दिखाने का काम करता है। रोहित ने वह आईना काव्या की ओर किया। जैसे ही रोशनी आईने पर पड़ी, काव्या की छाया चीखने लगी। उसके असली रूप का खुलासा हो गया। वह एक भटकती हुई आत्मा थी जो खुद अपने गुस्से और दर्द में फंसी हुई थी। अंतिम पलायन। आईने की रोशनी से काव्या की शक्ति कमजोर हो गई। रोहित ने अरमान को जंजीरों से मुक्त किया और दोनों बेसमेंट से बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, घर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उस रात के बाद वह घर पूरी तरह से ढह गया। वहां अब केवल एक वीरान जगह बची थी। अरमान ने रोहित को बताया कि वह किस तरह काव्या के जाल में फंसा था और कैसे उसने समीर के अंत को अपनी आंखों से देखा था। रोहित ने फाइल को बंद करते हुए कहा, काव्या ने बदला लेकर अपनी कहानी खत्म कर दी, लेकिन उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली। धोखा देने और बदला लेने का अंत हमेशा विनाशी होता है। रहस्य बना रहा। आज भी उस जगह को लोग धोखा का घर कहते हैं कि अगर कोई उस जगह के करीब जाता है तो उन्हें काव्या की हंसी सुनाई देती है। शायद उसकी आत्मा अब भी धोखा खाने और देने वालों की तलाश में है। दिल्ली की उस जगह पर अब एक शॉपिंग मॉल बना दिया गया था। लोग धीरे धीरे उस पुराने धोखा घर की कहानी भूलने लगे थे, लेकिन जो वहां पहले से रहते थे वो जानते थे कि उस जमीन पर कुछ सही नहीं है। मॉल का उद्घाटन बड़े धूमधाम से हुआ। हर दुकान पर रौनक थी और मॉल के मालिक रघुवीर शर्मा इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मान रहे थे। लेकिन इस मॉल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगे। रात की शिफ्ट में गार्ड्स ने शिकायत की कि उन्हें खाली हॉलवे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन मॉल के सबसे बड़े स्टोर के मैनेजर मोहित ने शिकायत की कि उनका सामान बार बार अपनी जगह से खुद ब खुद गिर रहा है। वह सीसीटीवी फुटेज चेक करने गए और वहां जो उन्होंने देखा वह उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। सीसीटीवी फुटेज का सच। फुटेज में एक धुंधली छाया दिखाई दे रही थी जो मॉल के गलियारों में घूम रही थी। कभी कभी वह किसी सामान को छूती और वह गिर जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि छाया के साथ एक महिला की धीमी सी हंसी सुनाई दे रही थी। रघुवीर ने इसे कर्मचारियों का भ्रम मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन फिर अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। मॉल के एक कोने में अचानक रोशनी बुझ जाती। कुछ ग्राहकों ने शिकायत की कि उन्होंने शीशे में एक औरत को देखा, लेकिन पलटने पर वहां कोई नहीं था। एक रात गार्ड ने देखा कि लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे जा रही थी, जबकि मॉल में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस की वापसी। जब घटनाएं ज्यादा होने लगीं, तो मॉल के मालिक ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। केस को फिर से इंस्पेक्टर रोहित के पास भेजा गया, जो अब एक वरिष्ठ अधिकारी बन चुके थे। रोहित ने तुरंत समझ लिया कि यह मामला उस पुराने धोखा के घर से जुड़ा है। उन्होंने मॉल की रात की निगरानी का फैसला किया। उनके साथ उनकी टीम और कुछ तकनीकी विशेषज्ञ भी थे। रात के करीब 2 बजे मॉल पूरी तरह से खाली था। रोहित ने अपनी टीम के साथ मॉल का कोना कोना खंगालना शुरू किया। तभी एक बार फिर लिफ्ट अपने आप चालू हो गई। रोहित ने लिफ्ट में घुसकर जांच की, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। तभी उनके कानों में एक धीमी डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भूतिया मुठभेड़। रोहित ने पलटकर देखा तो एक महिला की छाया मॉल के शीशे में साफ दिखाई दे रही थी। वह काव्या की थी। उसकी आंखें अब और भी खौफनाक हो गई थी। वह धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगी। रोहित ने शांत रहते हुए उससे पूछा, काव्या, तुम्हें यहां क्या चाहिए? तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। काव्या हंसने लगी और बोली, शांति? मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। धोखा खाने और देने वालों की कहानियां यहां हर रोज दोहराई जाती है।
ये मॉल उन लालचियों से भरा है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, और जब तक ऐसा होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी। रोहित ने समझ लिया कि काव्या अब सिर्फ एक बदला लेने वाली आत्मा नहीं रही, वह इस जगह का अभिशाप बन चुकी है। अंतिम लड़ाई अपनी टीम को आदेश दिया कि उस जगह की पुरानी फाइलों को खंगाले और पता लगाएं कि क्या वहां से काव्या की आत्मा को मुक्त करने का कोई तरीका है। उनकी खोज से पता चला कि काव्या को भी शांति मिलेगी जो अपने पाप को स्वीकार करे और अपनी आत्मा को मुक्त करने का निर्णय खुद ले। रोहित ने एक बड़ा शीशा मंगवाया और उसे मॉल के बीच में लगाया। जैसे ही काव्या की छाया उस शीशे के सामने आई, रोहित ने कहा, यह दुनिया अब तुम्हारे दर्द और गुस्से को समझ चुकी है, लेकिन अब तुम्हें इसे जाने देना होगा, अपनी बहन के लिए, अपने लिए और उन सब के लिए जिनकी वजह से तुमने यह सब सहा। काव्या की छाया कुछ देर तक शांत रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह धीरे धीरे शीशे के अंदर समाने लगी। आखिरी बार उसने कहा, धोखा इंसान को खत्म कर देता है, लेकिन शायद मेरी कहानी अब सबके लिए एक सीख बने। और फिर वह गायब हो गई। शांति का संदेह। उस रात के बाद मॉल में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रोहित ने इस केस को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती माना और इस पर एक नोट लिखकर इसे बंद कर दिया। कहते हैं कि अब भी उस मॉल के कोने में कभी कभी एक धीमी हंसी सुनाई देती है, लेकिन यह हंसी डरावनी नहीं बल्कि शांतिपूर्ण होती है। शायद काव्या ने आखिरकार अपनी शांति पा ली। दिल्ली का वह मॉल अब शहर का सबसे व्यस्त केंद्र बन चुका था, लेकिन जो लोग वहां काम करते थे वे जानते थे कि मॉल अब भी रहस्यों से भरा है। काव्य की आत्मा को भले ही शांति मिल गई हो, लेकिन उस जमीन का इतिहास मिटाया नहीं जा सकता था। नई परेशानी। एक रात मॉल की सफाई टीम ने एक अजीब घटना की सूचना दी। उन्होंने कहा कि तीसरे फ्लोर के स्टोर्स में अचानक रोशनी बंद हो जाती है और किसी के धीरे धीरे चलने की आवाजें आती है। मॉल के नए सुरक्षा गार्ड्स ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ कर्मचारियों का कहना था कि एक बार फिर वहां कुछ अजीब हो रहा है। रोहित की वापसी। इस बीच इंस्पेक्टर रोहित अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उनका पुराना डर जाग उठा। वह मॉल के नए मालिक संजय मल्होत्रा से मिलने गए और उन्हें समझाया कि यह जगह फिर से खतरे में हो सकती है। संजय ने उनकी बात को मजाक में लिया और कहा, आपका पुराना डर आपको अब भी सता रहा है। यह मॉल अब पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन कुछ दिनों बाद संजय खुद भी एक घटना का शिकार हो गया। वह रात को ऑफिस में काम कर रहा था। उसे अपने गिन के शीशे में एक धुंधलीली परछाई दिखी। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर खून से लिखा हुआ संदेश था, यहां धोखा मत देना। नई छाया। यह मामला रोहित के लिए एक नई चुनौती बन गया। वह मॉल वापस गया और एक बार फिर से जांच शुरू की। इस बार उसे लगा कि यह कोई नई आत्मा थी जो वहां के हालात से जुड़ी थी। रोहित ने पुरानी फाइलें खंगाली और पाया कि मॉल के निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 5 मजदूर मारे गए थे। उन मजदूरों के परिवार को इंसाफ या मुआवजा नहीं मिला था क्योंकि मॉल के मालिक ने यह मामला दबा दिया था। सच का सामना। रोहित ने संजय को यह सब बताया, लेकिन संजय ने इसे झूठ मानते हुए कहा, यह सब पुराने जमाने की बातें हैं, मैं इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। तभी उसी रात मॉल में कुछ भयानक हुआ। संजय अपने ऑफिस में अकेला था जब अचानक पूरा मॉल हिलने लगा। हर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। संजय ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। तभी 5 परछायां उसके सामने आईं। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने एक साथ कहा, तुमने हमें मरने दिया, अब यह जगह हमारी है। अंतिम सत्य। रोहित ने एक धार्मिक गुरु को बुलाया जो आत्माओं को शांति दिलाने में माहिर थे। गुरु ने बताया कि ये आत्माएं मुआवजे और न्याय के बिना फंसी हुई थी। उन्होंने एक अनुष्ठान करने का सुझाव दिया जिसमें उन मजदूरों के परिवारों को बुलाकर उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना की जाए। संजय ने अपनी जान बचाने के डर से मजबूर होकर इस अनुष्ठान के लिए सहमति दी। प्रार्थना के दौरान उन मजदूरों की आत्माएं प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। संजय ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और उन परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया। प्रार्थना के अंत में 5 आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। अंतिम सीख। इस घटना के बाद मॉल में सभी अजीब घटनाएं खत्म हो गई। रोहित ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपनी फाइल में लिखा,
धोखे का अंत इंसाफ और माफी से ही होता है। अगर न्याय न हो तो यह आत्माओं को भी चैन से जीने नहीं देता। मॉल अब पहले से ज्यादा सफल हो गया, लेकिन वहां हर दीवार पर एक संदेश लिखा गया, यहां धोखा मत देना, हर आत्मा इंसाफ चाहती है। कहानी का संदेश, भूत और डर सिर्फ हमारे कर्मों का परिणाम है। दिल्ली का वह मॉल अब शहर का सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र बन चुका था, लेकिन अजीब घटनाओं के खत्म होने के बाद भी जगह पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई। मॉल के नए मैनेजर निखिल ने हाल ही में कुछ बदलाव कराए थे। तीसरे फ्लोर पर एक नया एंटरटेनमेंट जोन बनाया गया था, लेकिन इसके साथ ही अजीब चीजें फिर से शुरू होने लगी। नई शुरुआत, एक रात जब मॉल बंद हो चुका था, नाइट शिफ्ट के गार्ड्स ने देखा कि एंटरटेनमेंट जोन की रोशनी अपने आप जल बुझ रही थी। उन्होंने इसे बिजली की समस्या समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सबको झकझोर दिया। मॉल के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि एक अजीब सी छाया झूलों के पास घूम रही थी। कभी वह बच्चों के खेलने की जगह पर दिखाई देती, तो कभी किसी खाली कोने में। जो सबसे डरावना था वह था एक हंसी, एक मासूम बच्चे की, लेकिन उसमें एक खौफनाक गूंज थी। मासूम आत्मा निखिल ने फुटेज देखकर इसे कर्मचारियों के साथ साझा किया। उन्होंने इसे किसी तकनीकी गड़बड़ी का नाम दिया, लेकिन धीरे धीरे मॉल के ग्राहक भी शिकायतें करने लगे। एक महिला ने कहा कि उसने झूलों पर एक बच्चा देखा जो अचानक गायब हो गया। एक अन्य ग्राहक ने दावा किया कि जब वह एंटरटेनमेंट जोन में अपने बच्चों के साथ थी तो उसने एक छोटे बच्चे को रोते हुए सुना, लेकिन कोई नहीं था। रोहित का दखल। यह खबर जब इंस्पेक्टर रोहित तक पहुंची तो उन्होंने इसे हल्के में नहीं लिया। भले ही वह रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनका अनुभव उन्हें यह मानने नहीं देता था कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। रोहित ने अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर मॉल का दौरा किया। उन्होंने एंटरटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और पाया कि वहां का माहौल बाकी मॉल से अलग था, जैसे वहां किसी की उपस्थिति हो। भूत या सच का पता चलता है। जांच के दौरान रोहित ने पुराने नक्शे और फाइलें खंगाली। उन्हें पता चला कि एंटरटेनमेंट जोन ठीक उसी जगह बना था जहां एक निर्माण दुर्घटना में एक मजदूर का 5 साल का बेटा मलबे में दबकर मर गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। यह सुनते ही रोहित ने मॉल मालिक निखिल से कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, यह आत्मा अभी भी यहां है और यह तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे उसका हक और उसकी पहचान नहीं मिलेगी। मासूम की तलाश। रोहित ने उस मृत बच्चे के परिवार का पता लगाने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने उसकी मां मीनाक्षी को ढूंढ निकाला। मीनाक्षी ने रोते हुए बताया कि कैसे उसने अपने बेटे की मौत के लिए मुआवजा मांगा था, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं मिला। वह सालों से अकेली अपने बेटे की याद में जी रही थी। रोहित ने मीनाक्षी को मॉल में लाने का फैसला किया। उन्होंने उसे एंटरटेनमेंट जोन में लाकर प्रार्थना करने के लिए कहा। मीनाक्षी ने अपने बेटे को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, अगर तुम यहां हो तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, लेकिन अब तुम्हें शांति पाकर आगे बढ़ना होगा। अंतिम विदाई। जैसे ही मीनाक्षी ने यह कहा, पूरे एंटरटेनमेंट जोन की लाइट्स तेज चमकने लगीं। वहां मौजूद हर कोई उस ठंडक को महसूस कर सकता था। तभी एक मासूम सी हंसी गूंजी और सीसीटीवी पर एक बच्चे की परछाई दिखाई दी जो मीनाक्षी के पास खड़ा था। मीनाक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, शांति से जाओ बेटा, अब मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बच्चे की छाया धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। रोहित और उनकी टीम ने महसूस किया कि एक और आत्मा को शांति मिल गई है। अंतिम संदेश। रोहित ने जाते जाते निखिल से कहा, यह जगह हमेशा उन कहानियों को अपने साथ रखेगी जो इसके साथ जुड़ी है, लेकिन याद रखना, हर आत्मा इंसाफ चाहती है और इंसाफ सिर्फ सच और माफी से मिलता है। उस रात के बाद मॉल फिर कभी किसी अजीब घटना का शिकार नहीं हुआ, लेकिन एंटरटेनमेंट जोन के पास एक तस्वीर टांगी गई, उस छोटे बच्चे की जिसे शांति मिल गई थी। लोग जब भी मॉल में आते हैं तो वे उस बच्चे की कहानी को याद करते हैं। यह जगह अब एक सीख का प्रतीक बन गई है। धोखा और अन्याय का अंत शांति से ही होता है। दिल्ली का वही मॉल अब शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्थान बन चुका था। वह न केवल खरीदारी और मनोरंजन का केंद्र था, बल्कि उन कहानियों का गवाह भी जिनमें इंसाफ और शांति की जीत हुई थी। लेकिन समय के साथ उस जगह पर फिर एक नई परत खुलने वाली थी। नई पीढ़ी का सवाल। मॉल के वर्तमान मालिक
आर्यन शर्मा, जिनके पिता निखिल शर्मा ने इसे सफल बनाया था, मॉल की प्रतिष्ठा को और ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे। आर्यन ने मॉल को और बड़ा बनाने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई। उन्होंने मॉल के पास की जमीन खरीदने का फैसला किया जो वर्षों से खाली पड़ी थी। उस जमीन पर एक नया विंग बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू हुई, अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। खुदाई का खौफ। मजदूरों ने शिकायत की कि उन्हें खुदाई करते वक्त किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कई मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें रात में सफेद कपड़ों में एक आदमी की परछाई दिखाई दी जो उन्हें घूर रहा था। आर्यन ने इन घटनाओं को झूठा मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जब खुदाई के दौरान एक नरकंकाल मिला तो मामला गंभीर हो गया। पुरानी जमीन का सच। रोहित अब जीवित नहीं थे, लेकिन उनकी केस फाइलें और उनके द्वारा लिखी गई डायरी अब भी पुलिस के पास थी। आर्यन ने इन फाइलों की मदद से पता लगाया कि वह जमीन कभी एक पुराने अपराध का गवाह रही थी। जमीन पर कभी एक अनाथालय था जिसे लालच में आकर जला दिया गया था। उस आग में कई मासूम बच्चे और कर्मचारी मारे गए थे, लेकिन उस समय यह घटना दबा दी गई थी और दोषियों को कभी सजा नहीं मिली। आत्माओं का प्रकोप। मजदूरों ने बताया कि रात में साइट पर बच्चों के हंसने और रोने की आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन एक मजदूर ने दावा किया कि उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो हाथ में गुड़िया लेकर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, हमें यहां मत हटाओ, यह हमारी जगह है। आर्यन अब भयभीत हो गया। उसने मॉल के इतिहास के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह भी ऐसी किसी घटना का सामना करेगा। नई मदद। आर्यन ने अपनी समस्या के समाधान के लिए एक अनुभवी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अदिति कपूर को बुलाया। अदिति ने मॉल और खुदाई स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि बच्चों की आत्माएं उस जमीन से बंधी हुई थी और उन्हें शांति दिलाने के लिए उनका दर्द समझना होगा। मासूम आत्माओं की रिहाई। अदिति ने सुझाव दिया कि एक विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाए जिसमें उन बच्चों की याद में कुछ ऐसा किया जाए जो उनके दर्द को सम्मान और खुशी में बदल सके। आर्यन ने उस जमीन पर एक छोटा सा स्मारक और एक खेल का मैदान बनवाने का फैसला किया। प्रार्थना के दौरान अदिति ने बच्चों की आत्माओं से बात की। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हुए अन्याय को समझते हैं। अब यह जगह आप यादों को जीवित रखेगी। कृपया शांति से जाएं। जैसे ही यह कहा गया, हवा ठंडी हो गई और प्रार्थना स्थल पर कई लोगों ने बच्चों की परछाइयों को धीरे धीरे गायब होते देखा। उस स्मारक और खेल के मैदान के बनने के बाद मॉल का विस्तार सफलतापूर्वक पूरा हो गया। लोग अब वहां आते और बच्चों के खेल के मैदान को देखते हुए उन मासूम आत्माओं को याद करते। आर्यन ने मॉल के प्रवेश द्वार पर एक संदेश लिखा, यह मॉल सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि उन कहानियों का गवाह है जो हमें इंसाफ, शांति और मानवता का महत्व सिखाती है। अंतिम सीख। दुनिया में हर अन्याय का हिसाब समय के साथ लिया जाता है। कोई भी जगह जहां दर्द छुपा हो तब तक चैन से नहीं रहती जब तक उसे न्याय और सम्मान न मिले। हर आत्मा शांति और इंसाफ चाहती है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे वह दें। मॉल अब सिर्फ एक व्यापारिक स्थान नहीं था, यह न्याय, इंसानियत और आत्माओं की कहानियों का प्रतीक बन चुका था। वही मॉल अब एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका था। लोग इसे केवल खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि उन रहस्यमय कहानियों और आत्माओं के संघर्ष को जानने के लिए भी आते थे। मॉल का हर कोना अब एक कहानी कहता था, लेकिन एक ऐसी परत थी जो अभी भी अनसुलझी थी। वह कहानी जिसने मॉल के गहरे अतीत को और भी खौफनाक बना दिया। पुराने तहखाने का राज। एक दिन मॉल के तीसरे विंग की मरम्मत के दौरान मजदूरों को एक पुराना बंद तहखाना मिला। वह तहखाना मॉल के निर्माण से पहले का था, जिसे शायद जानबूझकर बंद कर दिया गया था। जब उस तहखाने का दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, बिखरे हुए सामान और एक पुराना चूल्हा मिला। वहां एक बड़ी लकड़ी की पेटी भी थी। पेटी को खोलने पर उसमें कई पुराने दस्तावेज, खून से सने कपड़े और एक डायरी मिली। यह डायरी उस जगह के सबसे गहरे और खतरनाक राज को खोलने वाली थी। डायरी का सच। डायरी एक व्यक्ति की जो उस जमीन पर 8 साल पहले रहता था। उसमें लिखा था कि उस जगह पर कभी तांत्रिक अनुष्ठान किए गए थे। तांत्रिक ने बताया था कि यह जमीन अभिशप्त थी और यहां के लोगों को कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। डायरी के अंतिम पन्नों पर लिखा था,
अगर इस जमीन को कोई इंसाफ नहीं देगा तो ये हर पीढ़ी को तब तक सताती रहेगी जब तक ये खुद को खत्म न कर ले। मॉल का प्रबंधन घबराया। मॉल के वर्तमान मालिक सिया मल्होत्रा, जो आर्यन की बेटी थी, इस घटना से भयभीत हो गई। उन्होंने तुरंत पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अदिति कपूर के बेटे वेद कपूर से संपर्क किया। वेद ने तहखाने का गहन निरीक्षण किया और पाया कि वहां अब भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह था। यह ऊर्जा उन आत्माओं की थी जो तांत्रिक अनुष्ठान के कारण फंसी हुई थी। भूतिया घटनाओं की वापसी। तहखाने के खुलने के बाद मॉल में एक बार फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग शिकायत करने लगे कि उन्हें छाया सी चीजें दिखती है। मॉल के चौथे फ्लोर पर किसी के हंसीकने की आवाजें आने लगीं। सबसे डरावना वाकया तब हुआ जब एक गार्ड ने बताया कि उसने एक आदमी को जो तांत्रिक जैसा दिखता था मॉल के अंदर घूमते देखा, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तो वह आदमी गायब हो गया। अंतिम अनुष्ठान। वेद कपूर ने महसूस किया कि यह मामला बेहद गंभीर था। उन्होंने सिया से कहा, यह मॉल तभी शांति पा सकेगा जब यहां हर आत्मा को इंसाफ मिलेगा और उस तांत्रिक के अभिशाप को खत्म किया जाएगा। वेद ने एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया। इस बार अनुष्ठान मॉल के तहखाने में किया गया। वह जगह जो वर्षों तक बंद थी अब अंतिम समाधान का केंद्र बनने वाली थी। अनुष्ठान के दौरान वेद ने महसूस किया कि तांत्रिक की आत्मा अब भी इस जगह पर बंधी हुई थी। वह आत्मा उन सभी आत्माओं को नियंत्रित कर रही थी जो इस जमीन पर अन्याय का शिकार हुई थी। तांत्रिक से सामना। अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, यह जगह मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। इंसान ने इस जगह को भ्रष्ट कर दिया, अब इसे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन वेद ने जवाब दिया, तुमने यहां दर्द और डर का साम्राज्य बनाया, लेकिन इंसानियत और सच्चाई इसे खत्म करेगी। हर आत्मा को शांति चाहिए और तुम इसे रोक नहीं सकते। वेद ने तांत्रिक की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए प्रार्थना की। यह अनुष्ठान घंटों चला। आखिरकार एक तेज रोशनी के साथ तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई। उसकी जगह एक शांत और सुकून भरी ऊर्जा ने ले ली। मॉल का पुनर्जन्म। उस रात के बाद मॉल में कोई अजीब घटना नहीं हुई। सिया ने उस तहखाने को स्थायी रूप से बंद कर दिया और वहां एक संदेश लिखवाया, यह जगह अब इंसाफ और शांति की प्रतीक है। हर आत्मा को उसका अधिकार मिल चुका है। मॉल अब एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग केवल खरीदारी के लिए नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई की ताकत को महसूस करने के लिए आते थे। अंतिम सीख। हर अभिशाप का अंत तभी होता है जब सच्चाई, न्याय और इंसानियत की ताकत मिलकर उसे खत्म करे। मॉल अब एक सीख बन चुका था। धोखा और अन्याय चाहे कितना भी पुराना हो उसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। इंसाफ हमेशा अपनी राह खोज लेता है। वही मॉल जिसे अब घटनाएं उन आत्माओं की थी जिनका धोखा साल बाद। सत्य स्मारक मॉल अब समय की धरोहर बन चुका था। यह इमारत जो कभी व्यापार और डरावनी घटनाओं का केंद्र थी अब अतीत की कहानियों को समेटे एक ऐतिहासिक स्थल बन गई थी। पर्यटक दूर दूर से यहां आते और उस भूमि के संघर्ष, दर्द और अंततः शांति की कहानी सुनते। लेकिन समय ने अपनी एक और परत खोलनी शुरू कर दी थी। टाइम कैप्सूल का राज। मॉल के इतिहास को संरक्षित रखने के लिए अमन मल्होत्रा ने 35 साल पहले एक टाइम कैप्सूल जमीन में दबाया था। इसमें मॉल के निर्माण, संघर्ष और रहस्यमयी घटनाओं का पूरा दस्तावेज, वीडियो फुटेज और उन लोगों की यादें थी जिन्होंने मॉल के अतीत को बदलने में भूमिका निभाई थी। अब 7 साल बाद इस कैप्सूल को सार्वजनिक रूप से खोला जाना था। मॉल के वर्तमान ट्रस्टी निया खन्ना ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। जब कैप्सूल खोला गया तो उसमें रखी डायरी और फुटेज को देख सब स्तब्ध रह गए। डायरी में अमन मल्होत्रा के आखिरी शब्द थे, यह मॉल कभी सिर्फ एक इमारत नहीं था, यह इंसानियत और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक था। लेकिन एक राज ऐसा है जिसे मैं दुनिया के सामने उजागर नहीं कर सका। शायद भविष्य इसे समझ सके। डायरी में छिपा रहस्य। डायरी के अगले पन्नों में लिखा था कि मॉल के नीचे ऐसी गहराइयां थी जिन्हें कभी पूरी तरह से खोजा नहीं गया। अमन ने एक पुरानी योजना का जिक्र किया था जिसमें मॉल के नीचे कई सुरंगों और भूमिगत कक्षों का पता चलता था, लेकिन समय की कमी और डर के कारण यह खुदाई कभी पूरी नहीं हो पाई। नई खोज की शुरुआत। निया ने इस डायरी के आधार पर विशेषज्ञों की एक टीम बुलाकर मॉल के नीचे खुदाई शुरू करवाई।
जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, वैसे वैसे मॉल के नीचे के रहस्यमय कक्षों का खुलासा होने लगा। छिपा हुआ कक्ष एक दिन खुदाई के दौरान एक बड़ा कक्ष मिला जो पूरी तरह से बंद था। कक्ष की दीवारों पर अजीब चित्र और संस्कृत में लिखे कुछ श्लोक थे। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर तांत्रिक अनुष्ठानों के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उस पत्थर को हटाया गया, वहां से एक अजीब आवाज गूंजने लगी। खुदाई में मौजूद लोगों ने महसूस किया कि जैसे किसी ने उनकी सांसों को थाम लिया हो। अतीत की चेतावनी। विशेषज्ञों ने पाया कि यह कक्ष तांत्रिक अनुष्ठानों का मुख्य स्थल था, जो मॉल के निर्माण से सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में था। यह वही स्थान था जहां से तांत्रिक ने अभिशाप दिया था। दीवारों पर एक चेतावनी लिखी थी, जो भी इस कक्ष को छेड़ेगा वह अभिशाप को फिर से जागृत करेगा। केवल वही इसे रोक सकता है जो सत्य, साहस और न्याय का प्रतिनिधि हो। निया का साहसिक कदम। निया ने समझा कि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक बार फिर अतीत का जिंदा होना था। उसने विशेषज्ञों के साथ मिलकर निर्णय लिया कि इस कक्ष को बंद करने से पहले यहां एक आखिरी प्रार्थना और अनुष्ठान किया जाएगा, ताकि कोई भी ऊर्जा इस स्थान से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। अंतिम अनुष्ठान। प्रार्थना के दौरान मॉल के पूरे क्षेत्र में अचानक अंधेरा छा गया। हवा तेज चलने लगी। लोगों ने महसूस किया कि एक अजीब सी शक्ति वहां घूम रही थी। प्रार्थना का नेतृत्व करते हुए निया ने कहा, हम उस अतीत को सम्मान देते हैं जिसने इस जगह को अपनी पीड़ा दी। अब इसे शांति से जाने दो। यह स्थान अब केवल सच्चाई और इंसानियत का प्रतीक बनेगा। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, कक्ष की दीवारों से चमकदार रोशनी निकलने लगी। लोग उस रोशनी में कई परछाइयों को उड़ते हुए देख सकते थे। यह मॉल का अंतिम संघर्ष था और अब वह पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। मॉल का भविष्य। इस घटना के बाद मॉल को स्थायी रूप से एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बदल दिया गया। वह भूमिगत कक्ष अब बंद कर दिया गया और उसके ऊपर एक स्मारक बनाया गया जिसमें लिखा था, यह स्थान इंसाफ, मानवता और सच्चाई का प्रतीक है। यहां का हर पत्थर उस संघर्ष का गवाह है जिसने इतिहास को बदल दिया। अंतिम सीख। हर भूमि का अपना अतीत होता है, लेकिन केवल वे लोग जो सच्चाई और इंसाफ का रास्ता अपनाते हैं उसे शांति दे सकते हैं। अब यह मॉल केवल एक इमारत नहीं बल्कि पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था।